क्या फायदा जहर घोलने का, जिसका वजूद ही नहीं है, फालतू में जहर। ना ना, जहर घुलेगा फालतू में। ना मैं पूछूंगा और ना मैं बताऊंगा, इग्नोर ही करूंगा इस बात को मैं। चलिए जी। गुड आफ्टरनून जो लोग लाइव हैं, कमेंट कर दो। चलते हैं हम आगे, स्टार्ट करते हैं। फटाफट कमेंट करके बताएं मुझे कौन कौन लाइव है, और हम आज जो स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा अगला चैप्टर, मुगल वंश, मुगल एम्पायर। जो लोग भी लाइव हैं इस वक्त एक बार कमेंट कर दीजिएगा। PR, हेलो जी, हेलो जी। एक मिनट। ठीक है जी, तो करें स्टार्ट। बताओ फटाफट, क्लास नंबर कौन सी है ये, 17 या 18? ओके, तो करते हैं स्टार्ट फिर। ठीक है, देखिए जी फिर। वेरी गुड आफ्टरनून मंजू, कोमल, RK, दिनेश, सबका स्वागत है। चलिए फिर, तो जी हालात थे ऐसे कि देश में इब्राहिम लोदी का राज चल रहा था, और इब्राहिम लोदी के खिलाफ ये लोग हो चुके थे। ये लोग इनवाइट करते हैं किसी थर्ड पर्सन को। वो थर्ड पर्सन को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, देखिएगा जी कैसे वो थर्ड पर्सन हिंदुस्तान में एंट्री करेगा। एक जगह है फरगना। एक एक बात ध्यान से समझना आप लोग। फरगना नाम की एक जगह है उज्बेकिस्तान में। फरगना में एक व्यक्ति होता था, उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा फरगना में एक व्यक्ति होता था। उमर शेख मिर्जा के घर 1483 में, 1483 में एक लड़के ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया बाबर। बाबर का जन्म 1483 में हुआ फरगना में। बाबर बचपन से ही सैनिकों के साथ रहा, सेना के सारे गुण जानता था, और महज 11 साल की उम्र में 1494 में बाबर को फरगना का शासक बनना पड़ा, क्योंकि पिता की हो गई थी डेथ। बाबर 11 साल की उम्र में फरगना का राजा कैसे बन सकता है? क्योंकि बाबर को हम अगर गहराई से देखें तो बाबर अपने पिता की तरफ से, यानी बाबर के जो पिता है वो तैमूर के वंशज हैं, तैमूर के खानदान से हैं। बड़ा खतरनाक नाम था ये तो। और अगर बाबर की मम्मी की बात करें तो बाबर अपनी मम्मी की तरफ से चंगेज खान के खानदान का है, चंगेज खान के वंशज। अब जिसके पिता तैमूर के घर से हों और मम्मी चंगेज के घर से, तो आप सोचिए बाबर में कितनी पावर होगी। क्यों नहीं होगा वो फेमस राजा। तो बाबर ऐसे घराने से था।
फरगना का राजा बनने के बाद इसको फरगना से इसके कजन, इसके चचेरे भाई निकाल देते हैं और बाबर अफगानिस्तान में आ जाता है। अफगानिस्तान में आकर के बाबर ने मेहनत की और यहीं पर बाबर ने 1507 में पहली बार काबुल को जीता। बाबर काबुल को जीत लेता है, काबुल का राजा बना। अपने दम पे जो जीता बाबर ने वो काबुल था, और काबुल को जीतते ही बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। इसको अपने पिता का टाइटल पसंद नहीं था, बादशाह की उपाधि धारण की, बाबर बना बादशाह। ठीक है, बादशाह बनने के बाद यहां पर भारत पे कुल 4 अटैक करता है। पहला हमला 1519, 1520, फिर 1524 में 2 बार अटैक करता है बाबर। 1519 में पहला आक्रमण, यानी भारत में फर्स्ट अटैक बाबर का। बाबर एक लुटेरा था, अगर देखा जाए घराना तैमूर का है, तैमूर तो लुटेरा था। तो काबुल का राजा बनने के बाद यानी अफगानिस्तान में आ चुका है, भारत की तरफ इसने अटैक कर दिए थे, इसलिए ये राणा सांगा और ये लोग जानते थे इसको। ये पहला अटैक इसने किया था भैरा नाम की जगह, आज तो पाकिस्तान में पड़ती है लेकिन उस जमाने का हिंदुस्तान। 1 मिनट रुकेगा जब। देखिए जी, थैंक यू पीआर। उसके बाद दूसरा अटैक भी भैरा नाम की जगह पे किया, और तीसरा और चौथा अटैक बाबर ने पंजाब के एरिया में किया था, और पंजाब के एरिया में लूटपाट करके जा चुका था। यानी बाबर 4 बार केवल लूटपाट के लिए, लूटने के लिए अटैक कर रहा था। तो उस समय अब देखिए ये सीन, इन दोनों को ये लग रहा था ये लुटेरा पंजाब तक तो आएगा, इसको दिल्ली में बुला लेते हैं। तब इन दोनों ने संदेश भेजा था बाबर के पास, और इस वक्त तक बाबर ने जब काबुल को लूटा था तो 12,000 की आर्मी थी बाबर के पास, 12,000 सैनिक, और इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सैनिक थे। बाबर के पास संदेश आया काबुल में दौलत खान लोदी का, दिल्ली में आ जाओ, स्कोप है काफी, मना कर दिया। राणा सांगा का संदेश आया, दिल्ली में आ जाओ। तब राणा सांगा की बातों को देख करके लगा इसको 2-2 इनविटेशन आ रहे हैं, मतलब जरूर हिंदुस्तान में काफी फायदा है, इब्राहिम लोदी के खिलाफ मैदान में जाने को तैयार हो जाता है। यानी जो अब ऑफिशियल अटैक करेगा ना 1526 में, उससे पहले 4 अटैक कर चुका था, और वो 5वां अटैक होगा। 5वें अटैक के लिए बाबर ने इब्राहिम लोदी को संदेश भिजवा दिया, भाई बढ़िया सा मैदान बुक करवा दे, लड़ाई करनी है। इब्राहिम लोदी ने कहा पानीपत में आ जा, पानीपत में देख लूंगा। तब 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई अब होगी, जो कि बाबर का 5वां अटैक होगा इब्राहिम लोदी के ऊपर। लेकिन सोचिए बाबर के पास 12,000 सैनिक है, और जो लोग इसको बुला रहे हैं राणा सांगा और दौलत खान लोदी, कोई साथ नहीं देने वाला। ये एक हिंदू राजा ये सोचता है कि वो लुटेरा, आपस में लड़ेंगे, मर जाएंगे, जो बचेगा उसको मैं देख लूंगा, साथ नहीं देने वाले। इसके पास 1 लाख, उसके पास 12,000, कैसे लड़ाई कर पाएगा बाबर, देखेंगे हम। एक बार यहां तक नोट कर लो आप लोग, फटाफट कीजिएगा जी। व्हाट्स योर नेम सर? विजय शर्मा।
भेरा आज पाकिस्तान में पड़ता है, मतलब उस समय का हिंदुस्तान, तो भारत पे पहला अटैक वहीं हुआ था। कीजिएगा। फोर्थ अटैक और थर्ड अटैक दोनों पंजाब में किए थे। ये हमले इतने खास नहीं थे, बस आपको ये देखना है कि जो अब करेगा वो पांचवा अटैक था, पहला नहीं था बस वो, मतलब ये बात याद रखनी है आप लोगों को। फर्स्ट वीक तक करवा दूंगा जी मैं। हाँ जी, पांचवा अटैक अब करेगा बाबर। डन। चलिए जी, अब बाबर है काबुल में। और दिल्ली में है इब्राहिम लोदी। मेवाड़ में है राणा सांगा। इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सैनिक है जी, पूरी फौज लेकर के तैनात हो गया इधर पानीपत के मैदान में। ये हो गया पानीपत का मैदान। हम पानीपत का मैदान बना लेते हैं यहां पर। देखिए जी, पानीपत का मैदान यहां पर बना लेते हैं हम लोग। बाबर अपना पांचवा अटैक करेगा जी। पानीपत की पहली लड़ाई अब होगी 1526 में। बाबर का होगा ये पांचवा अटैक। बाबर अपने 12,000 सैनिकों को लेकर के साथ निकला जी, पहुंचा, और इधर इब्राहिम लोदी अपनी पूरी फौज के साथ तैनात था। इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सैनिक दूर तक तैनात, दूर तक तैनात 1 लाख लोग। बाबर तो राणा सांगा के चक्कर में, राणा सांगा ने साथ दिया ही नहीं, मौके पे बात नहीं हुई। तब बाबर कैसे भी करके अपने सैनिकों को लेकर के कन्विंस कर लेता है। बाबर ने सोचा 12,000 है, देखी जाएगी मरेंगे या जिएंगे। बाबर ने युद्ध में तुलगमा पद्धति अपनाई। सैनिकों को बताया नहीं कि सामने 1 लाख है, और अपने सैनिकों को ऐसे दिखाया कि बहुत ज्यादा होंगे। बाबर ने अपने सैनिकों को ऐसे लगाया, खुद पीछे खड़ा हो गया, ऐसे लगाया। इधर से देखने पे उनकी सेना कम दिखेगी, इधर से देखने पे बाबर की सेना बहुत लंबी लगेगी, और लगेगा पीछे भी इतने ही होंगे, आगे आगे लगा दिए। और अपने आधे सैनिकों को लगा दिया ऐसे, और आधे लगा दिए ऐसे। सामने वाले की सेना को 3 तरफ से घेर के चलेंगे, ये बाद में निकल के आएंगे, ये बाद में।
ताकि सामने वाले डर जाएं कि लाखों सैनिक थे, सिर्फ 12,000। तुलगमा बोलते हैं सामने वाले को तीन तरफ से घेरना। बचा हुआ काम कर देंगी तोप। तोप का इंडिया में फर्स्ट टाइम यूज किया गया था, पहली बार तोप का इस्तेमाल किया गया। अब एक तरफ बाबर, दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी। पानीपत की लड़ाई, एक तरफ 12,000 सैनिक, दूसरी तरफ 1,00,000 सैनिक। एक तरफ तलवारें, दूसरी तरफ तोप। पानीपत की लड़ाई शुरू हुई और 2.5 घंटे में खत्म भी हो गई। 2.5 घंटे के अंदर, क्योंकि तोप थी बाबर के पास, इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पे मारा गया। बाबर ये लड़ाई जीत गया। पानीपत की पहली लड़ाई का रिजल्ट ये निकलता है कि इस लड़ाई के साथ दिल्ली सल्तनत समाप्त, लोदी वंश समाप्त और मुगल वंश शुरू। और अब भारत में आने वाली लड़ाइयों में तोप का युग भी शुरू हो गया। अब तोप चला करेंगे जी लड़ाइयों में। ये पानीपत की पहली लड़ाई के इफेक्ट हैं, ठीक है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई और मुगल राज करने लग गई। बाबर बस जैसे भी जीतता है इसको पता है। बाबर ने सोच लिया था अगर बच गया तो मैं राणा सांगा को नहीं छोड़ूंगा जिसने बुलाया और साथ नहीं दिया। एक बार यहां तक नोट कीजिए आप लोग। ये हो गया स्टार्ट मुगल वंश। कीजिएगा नोट। रेड मार्क से कौन सा? दिल्ली सल्तनत समाप्त, लोधी वंश समाप्त, मुगल वंश शुरू और तोप युग शुरू। ठीक है जी। काबुल 1504 किताबों में दे रखा है, लेकिन रियल फैक्ट जो है वो 1507 है। 4 आप कर सकते हैं अगर 7 ऑप्शन में ना हो तो, अदरवाइज 7 आएगा अगर दोनों ऑप्शन में हुए तो, ठीक है। क्लियर? क्या सब कुछ क्लियर है? चलिए, अब शुरू होता है जी मुगल वंश, यानी बाबर ने राज करना शुरू कर दिया। मुगल वंश 1526 से लेके
1857 तक चलेगा। अब मुगल करेंगे जी आज हिंदुस्तान पे, मुगल वंश जिसकी स्थापना की है मुगल वंश की स्थापना बाबर 1526 से लेके 1530 तक बाबर का राज रहेगा। बाबर जो कि अब तक बादशाह की उपाधि धारण कर चुका है, और बाबर का बैकग्राउंड हम पढ़ चुके हैं। राजा बनने के बाद बाबर रुकेगा नहीं, आगे बहुत सारे काम करेगा। बाबर का अगला टारगेट है 1527 में खानवा का युद्ध। बाबर ने 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा। इस युद्ध में 1527 में एक तरफ राणा सांगा, दूसरी तरफ बाबर। राणा सांगा के साथ महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का भाई बच गया था, और हसन खां मेवाती, सबकी सेनाएं। अब क्योंकि बाबर के पास तोप थी, राणा सांगा बहुत पावरफुल आदमी था, लेकिन बाबर के पास तोप थी, तो ये लड़ाई भी जीत गया। हालांकि एक बार सेना मना कर गई थी, तब बाबर ने अपनी सेना को मनाने के लिए जिहाद का नारा दिया था कि ये युद्ध हम धर्म के नाम पे लड़ेंगे। बाबर जीत गया जी। इस युद्ध के बाद बाबर ने एक और उपाधि धारण की, बादशाह की तो कर चुका था, एक और उपाधि धारण की थी, वो थी गाजी। बाबर को गाजी भी कहा गया, लेकिन किस युद्ध के बाद? खानवा के युद्ध के बाद। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने दो लड़ाइयां और लड़ी, जो कि फेमस हुई। बाबर ने 1528 में चंदेरी की लड़ाई, ये लड़ाई बाबर व चंदेरी के राजा मेदिनी राय के बीच। ये लड़ाई एक्चुअल में इसलिए हुई थी क्योंकि जो इब्राहिम लोदी का भाई था महमूद लोदी, वो भाग करके मेदिनी राय के पास आ गया था। ये लड़ाई में बाबर जीत गया, मेदिनी राय मारा गया, महमूद लोदी भाग गया, यहां से भी भागा। 1529 में एक युद्ध हुआ, घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध, घाघरा के युद्ध में फाइनली बाबर व महमूद लोदी, महमूद लोदी हार गया। बाबर ने भारत में आने के बाद 1526 से लेके 30 तक 4 लड़ाइयां की, और चारों जीत गया बाबर। पानीपत की पहली लड़ाई, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। इसके बाद बाबर को लगा कि अब मैं सुकून से बैठ पाऊंगा, क्योंकि इसके बाद पूरे हिंदुस्तान पे एक ही नाम था बाबर। लेकिन बाबर का ये वहम था, बाबर अब ज्यादा दिन का नहीं था। एक बार यहां तक नोट कीजिए। करो जी नोट।
कोई बात नहीं, बाकी लोग भी लिख रहे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए आगे। उसके बाद देखिए, बाबर को लग रहा था कि अब बस हिंदुस्तान पे मेरा ही है सब कुछ। और तब 1530 में एक विशेष घटना घटती है। बाबर का बेटा था हुमायूं। हुमायूं बीमार हो गया। हुमायूं बीमार हो गया जी। और हुमायूं को हो गई जी गले की बीमारी। तब बाबर ने अपने बेटे को दिखाने के लिए बहुत सारी डॉक्टर को व्यवस्था की, वैद्य को दिखाया, लेकिन बात नहीं बनी। तब बाबर ने फाइनली भगवान से दुआ की, अल्लाह से दुआ की बेटा ठीक हो जाए, बस ये बीमारी मुझे दे दो। भगवान ने सुन ली। आगरा में, आगरा में इसी बीमारी से बाबर की डेथ हो गई। बाबर की मृत्यु इसी बीमारी से। शुरू में बाबर को आगरा में दफनाया गया था। शुरू में आगरा में दफनाया गया था, लेकिन अकबर के समय में काबुल में दफनाया गया। बाद में काबुल में दफनाया गया। तो इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि बाबर का मकबरा काबुल में है, क्योंकि बाबर ने अपने जीवन में पहली बार काबुल को ही जीता था। ठीक है, ये बातें भी आप नोट कीजिएगा। बताइए जी। तो आप लोगों का सर्वर डाउन चल रहा है, शुरू से नहीं करवा सकता, सॉरी। मैं, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं बाद में। क्लियर है? उसके बाद देखिए जी, बाबर की आत्मकथा है।
आत्मकथा बाबर की ऑटोबायोग्राफी है, जो कि खुद बाबर ने लिखी है। नाम है बाबरनामा। बाबरनामा तुर्की भाषा में, और इसकी रचना की है खुद बाबर ने। राइटर है बाबर। ठीक है। बाबरनामा का ही फारसी अनुवाद, यानी बाबरनामा एक और लिखी गई। बाबरनामा का फारसी अनुवाद फारसी में अनुवाद किया गया, वो भी बाबरनामा ही है। ये लिखी थी अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना। ठीक है। और बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अकबर के जमाने में हुआ था। बाबरनामा बाबर ने लिखी, बाबरनामा का फारसी अनुवाद अकबर के समय में हुआ। क्या किसने? अब्दुल रहीम खान ए खाना ने। ठीक है। तो पूछा जाता है बाबर की जीवनी तुर्की में लिखी गई थी, लेकिन भाषा इनकी फारसी रही, तो फारसी अनुवाद बाबरनामा का अब्दुल रहीम खान ए खाना ने किया। इसी को दूसरा नाम भी दिया जाता है तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी। कर लीजिएगा इसको नोट। और यहाँ पे आपका पहला चैप्टर समाप्त होता है जी। मकबरा मैं करवा चुका हूँ। ठीक है। ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि बाबर की ऑटोबायोग्राफी, बाबर की ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा किसने लिखी? बाबर ने। लेकिन बाबरनामा का फारसी में ट्रांसलेट किसने किया? अब्दुल रहीम खान ए खाना ने। और ये अब्दुल रहीम खान ए खाना को जोधा अकबर सीरियल देखने वाले जानते होंगे। जोधा अकबर में था एक अब्दुल रहीम खान ए खाना, ये वही है। ठीक है। बैरम खां और सलीमा बेगम का बेटा। इसने बाबरनामा को फारसी में ट्रांसलेट किया था। बहुत बढ़िया कोमल, बहुत बढ़िया। हाँ, बाकी लोगों को भी समझा दिया है। ठीक है। क्लियर है जी? कोई दिक्कत? तो भाई देखो, आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। अब बाबर की तो हो गई डेथ। अगला शासक, दूसरा मुगल बादशाह बाबर का बेटा हुमायूं होगा। वो राजा जिसने कुछ नहीं किया अब तक अपनी मेहनत पे। ठीक है। सबको पहली बार में समझ में आ जाता है। बहुत बढ़िया। तो बताइए आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, एक बार कमेंट करके बताइए, और कुछ पूछना है तो मुझे बताइए। हाँ जी, मुगल दरबार की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो फारसी थी।
बताइए जी, आज का सेशन कैसा लगा और कैसा फील कर रहे हैं आप लोग मेरी क्लास के साथ। अगली क्लास में हुमायूं गद्दी पे बैठेगा और देखेंगे हुमायूं क्या कर पाएगा, जो एम्पायर भारत में दिल्ली सल्तनत को उखाड़ फेंका अकेले बाबर ने और एक नया दौर शुरू कर दिया, तो उसका बेटा कैसा निकलेगा। ठीक है। यानी जिस तरीके से हम लोगों ने बाबर को पढ़ा है, इतनी मेहनत करके उसने हिंदुस्तान पे कब्जा किया, अब इस बने बनाए एम्पायर को क्या उसका बेटा हुमायूं संभाल पाएगा, अगले लेक्चर में देखेंगे क्या होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। चलिए जी, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।